गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे 12/1/2023 के एसएससी फोर्थ शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था एसएससी जेडी का सारे के सारे मैथ्स का क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। मैथ्स में 20 क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठंडी तो लगी रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आप लोग भी ठंडा से थोड़ा सा बच के रहिए और रजाई के अंदर ही जल्दी जल्दी से पेन कॉपी लेकर के बैठिए और आंसर बताना स्टार्ट कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन। और ये कह रहा है कि एक ट्रेन है पहले 10 मिनट में, ठीक है, पहले 10 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और अगले 25 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। क्लियर है? और अंतिम 4 मिनट में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? सबसे जो वेस्ट मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड में आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि फास्ट भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम आपको इसलिए बेसिक से समझाने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं और ट्रेडिशनल मेथड सबको समझ में आएगी और शॉर्ट की जरूरत होगी तो हम शॉर्टकट में भी कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे बनाएंगे एग्जाम में, वो चीजें भी बताएंगे। तो पहले आपको देखिए कि पूछ रहा है कि औसत चाल क्या होगी। आपको पता है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है बाबू? एवरेज स्पीड जो होता है वो बराबर होता है टोटल डिस्टेंस और बटा में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम सबको पता है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल देते हैं। आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इनटू स्पीड को हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? यहाँ पे कह रहा है कि 10 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आपको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को, हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? स्पीड से, तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये मिनट में दिया हुआ था और ये दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा से, घंटा में। क्लियर है? तो पहले मिनट को हम क्या में चेंज करेंगे? घंटा में चेंज करेंगे। ठीक है, और आंसर भी आपका आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद कह रहा है कि 25 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो यहाँ पे इसको हम इधर लिखते हैं, चूंकि स्पेस देखिए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारा जो है एवरेज स्पीड जो है, टोटल डिस्टेंस 10 इंटू 90 और बटा में 60 कर देते हैं और प्लस में आपका 25 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बटा में 60 कर देते हैं और यहाँ पे आपका कितना है? 4 मिनट में कितना? 15 किलोमीटर। तो 60 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ये ऊपर में आ गया टोटल डिस्टेंस और नीचे में हम क्या करेंगे? टोटल में नीचे में हम क्या करेंगे? टोटल टाइम लिखेंगे। तो टोटल टाइम कितना? 10 मिनट यहाँ पे और 25 मिनट, 10 25 35 हो जाएगा और 4 मिनट यहाँ पे 39 मिनट। तो 39 मिनट से डिवाइड कर देंगे और मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 60 से 60 काट दीजिए, यहाँ 4 15 चौके 60, ये भी कट जाएगा और यहाँ 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कितना? 15 छक्का 90, 15, तो आपका कितना आ जाएगा? 15 और 25 आ गया और यहाँ पे एक 25 और 15 40 और एक 41। क्लियर है? 41 इंटू 60, 60 को ऊपर में भेज देते हैं, बटा में 39 कर देते हैं। तो 3 से काट दीजिए, 13 तिया 39 और इसको 3 से काट दीजिएगा तो 20 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 820 820 बटा में 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 15 और 5 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। 63 मंथ में कटेगा ये, तो 63 सही 11 बटा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऐसे भी देखिए, 3 इंटू 3 कीजिएगा, यूनिट डिजिट से करते हैं तो 9 आएगा, 9 और 11 आप ऐड कीजिएगा तो 10 मतलब 820 आ जाएगा, बटा में 13 आ जाएगा। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले से 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे जो व्यास दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस होता है व्यास का आधा, यानी 15 बटा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आयतन है, मान के चलिए कि गोला है और गोला को आप पिघला करके छोटे छोटे गोले में आप कन्वर्ट कर रहे हैं और टोटल छोटे छोटे गोले का जो नंबर है 125 गोला बना रहे हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए कि अगर बड़े गोले को पिघला करके छोटा छोटा गोला बनाएंगे तो इधर जो आयतन था बड़े वाले गोले का आयतन 125 गोले के आयतन के बराबर होगा, है ना?
कोई भी चीज आप पिघला करके आयतन को यहाँ पे इक्वल करेंगे। बात आ रही समझ में सबको, जो लोग ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं? एक सिंपल सा लॉजिक सोचिए कि एक मान लीजिए बड़ा गोला है और गोला को पिघला करके छोटा छोटा 125 गोला में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो टोटल 125 गोला का जो आयतन होगा वो एक बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा, है ना? तो यहाँ पे आयतन क्या होता है? गोले का आयतन इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना? ये सबको पता है, गोले का आयतन होता है। तो बड़े वाले गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर के जगह पे कितना आप पुट करेंगे? 15/2 का होल क्यूब, और ये बराबर होगा 125 गो छोटे छोटे गोले के आयतन के। तो 125 इधर भी पाई आर क्यूब, यहाँ पे मान लेते हैं 4/3 पाई और 4 यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे आर क्यू है, तो आर क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15/2 के पावर क्यू है, और इधर आएगा तो 1/125 हो जाएगा। 125 इधर आएगा तो 1/25 हो जाएगा ना, 125। अब यहाँ आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? या इधर से क्यू हटेगा तो 15/2 और 125 का रूट क्यू निकालिएगा तो कितना? 1/5। तो यहाँ पे 3 मर्त में कट जाएगा, यानी 3/2 आ गया। छोटा छोटा जो गोला है उसका रेडियस कितना आ गया? 3/2 आ गया। अब कह रहा है कि छोटे गोले का, प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो 4 पाई आर के जगह पे कितना रखेंगे? 3/2 रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर कीजिएगा तो 9/4, 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 9 पाई। आपका आंसर हो जाएगा 9 पाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सबको समझ में आ रहा है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब देखिए, एक विक्रेता जो है 10 रुपया में 15 वस्तु खरीदता है। इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक विक्रेता जो है 10 रुपया में 15 वस्तु खरीदता है। क्लियर? और कह रहा है कि 15 रुपया में 10 वस्तु बेचता है, तो विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी जीडी में पूछता है। अक्सर आप एग्जाम देते होंगे तो आपको पता है कि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। हम यहाँ से 3-4 मेथड आपको डिस्कस करेंगे। जो आपको मेथड बेस्ट लगेगा वो एग्जाम में आप उस तरह से बनाइएगा। क्लियर है? आप इसका डायरेक्ट भी बताएंगे कि कैसे आप शॉर्टकट में बना पाइएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रॉफिट या लॉस कभी भी होगा, आप 10 रुपया में, यहाँ पे रुपया हम लिखते हैं, रुपया लिखते हैं आर एस, और यहाँ पे आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है? 10 रुपया में खरीदता है और 15 रुपया में बेचता है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 10 रुपया में 15 वस्तु खरीदता है। मैंने यहाँ पे बताया कि 10 रुपया में 15 वस्तु खरीदता है और 15 रुपया में 10 वस्तु बेचता है। 15 रुपया में क्या करता है बाबू? 10 वस्तु बेचता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अगर आपने 15 वस्तु खरीदा है और 10 वस्तु बेचा है, तो पहला मेथड आप ये देखिए कि आप क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम बराबर करते हैं। 15 वस्तु आपने खरीदा है तो 15 वस्तु को ही बेचिएगा, तब तो आप कर पाइएगा ना कि 15 वस्तु आपने कितना में खरीदा था और 15 वस्तु को कितना में बेच रहा है। तो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे आप फाइंड आउट कर पाइएगा, ठीक ना? तो आप यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट को हम बराबर करते हैं और ऑब्जेक्ट को बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 30 आएगा। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? यानी कि 30 वस्तु का क्रय विक्रय अगर करता है तो 30 वस्तु खरीद रहा है यहाँ पे 20 रुपया में, और 30 वस्तु जो है बेच रहा है कितना? 45 रुपया में, है ना? ये आपका हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। क्लियर है बाबू? आपने 20 रुपया में खरीदा है और कितना में बेचा? 45 रुपया में। कितना का प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट हो गया आपको 25 रुपया का, हुआ ना? 45 में से आप 20 घटाइएगा तो 25 रुपया का प्रॉफिट हो गया, और 25 रुपया का प्रॉफिट हो गया कितना में? इन्वेस्ट कितना किया था? 20 में। आपको पता है कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हो बाबू? ऊपर में प्रॉफिट और नीचे में सीपी और इनटू 100 करते हैं। तो ये 5 वर्ष में कट जाएगा तो 25 पांचे कितना हो जाएगा? 125। यानी कि 125% का इसको प्रॉफिट होगा। क्लियर है? ये तो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट को आप बराबर करिएगा तो आपका 125% आ गया, ठीक है? अब एक और मेथड है, हम इस मेथड में क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। ये सबको समझ में आ गया? चलिए,
यहाँ पे क्वेश्चंस में कह रहा था कि यहाँ पे रुपया लिखते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे क्या किया है कि 10 रुपया में 15 वस्तु को खरीदता है और 15 रुपया में 10 वस्तु को बेचता है। अब एक बार में क्या करते हैं कि रुपया को हम बराबर करते हैं। रुपया को बराबर करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों को 30 बनाना चाहते हैं, 10 का और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो 30 बनाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, 3, और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि 30 रुपया में यहाँ पे 15 या 45 जो है क्या खरीदता है, ऑब्जेक्ट खरीदता है, वस्तु खरीदता है, और यहाँ पे 30 रुपया में 20 वस्तु को बेच रहा है। एक क्वेश्चंस में आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मैंने एक टाइप बताया है, मैंने वहां पे बताया है कि कोई आदमी जो है 45, जितना रुपया में 45 वस्तु खरीदता है उतना में 20 वस्तु को सेल करता है। नहीं, कोई सामान आप मान के चलिए कि 30 रुपया में 45 को चीज खरीद रहे हैं, वस्तु खरीद रहे हैं, और 30 रुपया में आप 20 ही वस्तु बेच रहे हैं, तो सिंपल सा चीज है कि आपको प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट होगा, 25 वस्तु तो आपने बचा के ही रख लिया, नहीं बचा के रख लिया। आप ऐसे सोचिए कि 45 वस्तु का सीपी जो है ये आपका 20 वस्तु के एसपी के बराबर है। नहीं, तो यहाँ पे सीपी बाई एसपी अगर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 बाई 45, यानी 20 रुपया में आपने खरीदा है और 45 में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया आपको 25 रुपया का। कितना पे, 20 रुपया पे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125%। क्लियर। आपको शॉर्टकट भी बताए थे वहां पे, हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस है 25, और जितना ऑब्जेक्ट को वो सेल किया है, यानी 20 ऑब्जेक्ट को सेल किया है तो 20 को आप नीचे लिखिएगा, 25 बटा में 20 और इंटू 100 कर दीजिएगा, डायरेक्ट 125% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सब चीज। आते हैं, देखिए देखिए सबसे बेस्ट मेथड की आप बात करिएगा ना, एग्जाम में बनाइएगा ना, तो इसका हम शॉर्टकट बताते हैं। आप क्या कीजिएगा, देखिए इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्ट को और रुपया को बराबर कीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे आरएस लिखिए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखिए। ठीक है, यानी 10 रुपया में 15 वस्तु खरीद रहा है और 15 रुपया में 10 वस्तु को बेच रहा है। क्लियर। अब प्रॉफिट होगा कि लॉस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 15 इंटू 15 कीजिएगा तो कितना होगा बाबू, 225, और 10 इंटू 10 कीजिएगा तो 100। ठीक है, अब ये हो जाता है, देखिए यहाँ पे आर एस लिखा हुआ ना, तो एस यहाँ पे याद रखिए कि ये हो जाएगा एसपी और ये हो जाएगा सीपी, बस क्वेश्चन यहीं पे बन गया। क्लियर। तो आपने 100 रुपया में खरीदा है और बेच रहा है 225 में, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 125 का, और कंपेयर तो आप 100 से कर रहे हैं ना, सीपी तो 100 है, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा 125%। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो शॉर्टकट में आप इस तरीके से बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सोहन और रोहन मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं, मतलब दोनों मिलकर के सोहन और रोहन जो है 18 दिन में कर रहा है। यदि सोहन अकेला उसी काम को 27 दिन में करता है तो रोहन अकेला उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ये तो बहुत देख रहे हैं एसएससी जीडी का, हम जब ये क्वेश्चन डिस्कस करवाते हैं प्रीवियस ईयर तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया है कि जब भी ए और बी मान के, अगर हम मान लेते हैं ए और बी है मिलके 18 दिन में काम कर रहा है और कहे कि ए उसी काम को 27 दिन में काम कर रहा है, तो बी कितना दिन में काम करेगा, तो हमने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताया है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 को और 27 को, और दोनों का डिफरेंस नीचे में लिख लीजिए, यानी कि 27 का और 18 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9। 9 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे नतिया 27, 18 तिया कितना 54, आपका आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में, मैंने क्या बताया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों का डिफरेंस नीचे में लिख लीजिए। क्लियर है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो मेथड से भी आप समझिए, मैं मेथड भी आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे आपका मेथड क्या है, यहाँ पे रोहन है और सोहन है, ये मिलके काम कर रहा है 18 दिन में, और सोहन जो है अकेले 27 दिन में काम कर रहा है। हमारा सबसे पहले काम क्या होता है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कितना होगा, 18 का और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 54 यूनिट, है ना। तो 54 यूनिट काम को करने में सोहन और रोहन को लग रहा है 18 दिन, यानी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा बाबू, तो आप कहिए कि सर आपको 54 यूनिट काम करना है और 18 दिन का टाइम लगा रहा है, डेट मीन्स एक दिन में 54 बाई 18 यानी 3 यूनिट काम कर रहा होगा, यानी दोनों का इफिशियंसी कितना आ गया, 3।
एक दिन के काम को इफिशियंसी बोलते हैं, है ना। और सोहन की अगर बात करेंगे तो सोहन को कितना टाइम लगेगा, 2 दिन लगेगा। अच्छा, सोहन का एफिशिएंसी 2 है और सोहन और रोहन का एफिशिएंसी 3 है, यानी कि आपका जो है रोहन का एफिशिएंसी कितना होगा, 3 माइनस 2 यानी 1। हाँ? तो पूछ रहा है रोहन को अकेले काम को पूरा करने में कितना दिन टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, 54/1 यानी कि 54 आपका हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम में इतना करने की कोई जरूरत है, ये तो हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करिएगा माइंड में, तो इतना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। और अच्छे से मेहनत करिएगा तो सफलता जरूर मिलेगी बाबू। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी है, समझने की कोशिश कीजिएगा जो लोग ऑफलाइन में है, ठीक है। ए अनुपात बी दे रहा है 5 और 8, और बी अनुपात सी दे रहा है 4 अनुपात 7, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मुंह से पानी बना सकते हैं कि बाबू यहाँ पे बी जो है 8 है ना, और यहाँ पे बी कितना है, 4 है। तो पहले तो बराबर करेंगे दोनों को, डायरेक्ट भी आप बराबर कर सकते हैं, और बराबर करने के लिए क्या करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये अनुपात है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 8 और कितना, 14। अनुपात कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात कितना, 5 अनुपात 8 और अनुपात 14। क्लियर है समझ में। तो 5 8 14, 5 8 14, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नहीं समझ में आ रहा है, अरे यहाँ पे ए अनुपात बी 5 अनुपात 8 है ना, और यहाँ पे बी 8 था, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 8 बना लिया, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। फर्स्ट 4, पहली अभाज्य संख्या कौन है बाबू, पहली अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। लेकिन 2 जो है विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या निकलना है, तो 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि विषम 2 नहीं है, तो यहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे, 3, इसके बाद 5, इसके बाद क्या लिखेंगे 7, इसके बाद 11। ये 4 विषम अभाज्य संख्या हो गया। औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत एवरेज बराबर होता है सम, टोटल जोड़ेंगे और बटा में नंबर। तो नंबर कितना, 4, 4 से हम डिवाइड कर देंगे और सबका सम कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 7, 7 दूनी 14 1 15, 15 और 11 कितना, 15 और 11 26, 26/4 की जगह तो कितना हो जाएगा 6.5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, है ना, समझ में आ रहा है। एवरेज बराबर क्या होता है, सम और बटा में नंबर, सबको जोड़ करके और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये तो खुद बना लीजिएगा आप लोग, है ना। जल्दी से जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं जल्दी से आंसर बताइएगा इसका। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट का करेंगे, और सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, छोटे ब्रैकेट की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे 9 है और -8 है, तो 1, तो 56 और 1 57 हो जाएगा, है ना, 57। इसके बाद ये छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, मझला ब्रैकेट आएगा, तो 42 और 57 कितना हो जाएगा, 42 और 57 है ना, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और 9 99, यहाँ 99 आ गया टोटल, और 1/9 है तो 11 आ जाएगा, है ना, 11 हो गया ना, और प्लस 108 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 9 1 8 और 1 9 1 119 आ गया ना, तो 197 में से 119 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 78। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि ए बी सी एक काम को 8 दिन में, 4 दिन में और 16 दिन में काम करते हैं। यदि ए को हर दूसरे दिन बी और सी दोनों की सहायता मिलती है तो ए को संपूर्ण कार्य करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि ए है और यहाँ बी है बाबू, और ये सी है। ये 8 दिन में काम कर रहा है, ये 4 दिन में काम कर रहा है, ये 16 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, इधर देखिए क्वेश्चन को, तो ये 8 दिन में कर रहा है, बी 4 दिन में, और सी जो है 16 दिन में काम कर रहा है। तो सबसे पहला मेरा जो काम रहेगा टाइप एंड वर्क में, सबसे पहले टोटल वर्क देखिए कि तुम आपकी टोटल वर्क कितनी है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं। तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16। इसके बाद हम इफिशियंसी निकालेंगे। चीजों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मैं जैसे स्टेप वाइज स्टेप टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन सारे के सारे टाइप मैंने डिस्कस किया है आपको, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ए का एफिशिएंसी कितना है, 16 यूनिट काम को करने में ए 8 दिन लगा रहा है, यानी ए कितना, एक दिन में कितना काम करता होगा 2,
और एक दिन में जो काम करेगा उसी को क्या बोलेंगे बाबू, इफिशियंसी बोलेंगे। ए का इफिशियंसी 2 आ गया, बी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा 4 और सी का इफिशियंसी 1। यानी ए अकेले अगर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 2, बी 4 काम करेगा और सी जो है 1 काम करेगा। यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है समझने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए हर दूसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है तो ए को कार्य पूरा करने में कितने दिन टाइम लगेगा। चीजों को अच्छी तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। ये अल्टरनेट वाला भी क्वेश्चंस आपको बहुत बार बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, टाइम एंड वर्क का देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए हैं वहां पे। यानी ए जो है हर रोज कार्य करता है, लेकिन पहला दिन काम किया है सिर्फ अकेला एक काम किया है। दूसरा दिन कह रहा है ना कि हर दूसरे दिन बी और सी सहायता मिलती है, यानी दूसरा दिन अकेले ए नहीं काम करता है, ए भी काम करता है, बी भी काम करता है और सी भी काम करता है। फिर इसके बाद तीसरा दिन की बात आती है तो ए जो है अकेला काम करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। फिर चौथा दिन की बात आएगा ना तो ए बी सी तीनों काम करेगा है? यानी आप देख रहे हो कि दो का अल्टरनेट स्टार्ट हो रहा है। पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन तीनों काम करेगा। फिर अगला दिन ए अकेले काम करेगा, फिर उसके अगले दिन तीनों मिलके काम करेगा। अच्छा, ए एक दिन अकेले काम करता है तो कितना यूनिट काम करेगा बाबू, 2 यूनिट काम कर देगा यहाँ पे। और तीनों मिलके काम करेगा तो कितना, 4 2 6 7 काम कर देगा है? नहीं, तो 2 दिन में कितना काम होगा बाबू, 2 दिन में 7 काम हो जाएगा। नहीं, 2 दिन में 7 काम हो गया। अच्छा, अगला दिन फिर एक काम करेगा तो एक दिन और काम होगा, यानी यहाँ पे 3 दिन हो गया। 3 दिन में कितना, एक दिन एक काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 2 काम कर देगा, यानी 9 काम हो गया। इसके बाद फिर ये तीनों आएगा, ए बी सी तीनों आएगा तो 7 यूनिट काम कर देगा। यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे 7 और 2 9 होगा ना बाबू, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं, ठीक है। 2 दिन में कितना काम होगा, आप लोग भी नहीं बता रहे हो, जो लोग ऑफलाइन देख रहे हो। पहला दिन ए जो है 2 यूनिट काम किया और दूसरा दिन तीनों मिलकर कितना काम किया, 7 यूनिट काम किया ना। तो 2 दिन में आपकी कितनी काम हो गई, 2 दिन में 9 यूनिट काम हो गया, 9 यूनिट काम हो गया। फिर एक दिन ए अगर काम करता है तो कितना काम कर देगा, 2 काम कर देगा, डेट मीन्स 11 काम हो गया, है ना, 11 काम हो गया। अगर फिर ये तीनों आता है तो 7 यूनिट काम कर देगा, तो 11 7 18 हो जाएगा, लेकिन हमें तो काम करना है 16 यूनिट काम करना है। रेस्ट 11 यूनिट काम बच गया, 11 यूनिट काम हो गया और 16 यूनिट काम करना था, तो काम रेस्ट कितना बचा, 5 यूनिट। अगर ये तीनों आता है तो 7 यूनिट काम कर देगा एक दिन में, एक दिन में, है ना। लेकिन हमें तो 5 ही यूनिट काम करना है ना, तो 5 यूनिट काम को करने में कितना टाइम लगेगा, कितना दिन, 5/7। तो 3 दिन तो यहाँ पे हो गया है, और 5/7 दिन और लगेगा, 5/7। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 सही 5/7। 17 1 21 21 5 26/7 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। इतना फास्ट भी करने का कोई जरूरत नहीं है, अगर आप माइंड में कैलकुलेशन करिएगा, ये तो सिर्फ आपको समझाते हैं लाइन पे हम आपको, लेकिन आपको ये सब एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिएगा कि पहले दिन ए काम कर रहा है तो 2 यूनिट काम कर देगा और अगले दिन 7 यूनिट काम हो जाएगा, यानी 2 दिन में आपका 9 यूनिट काम हो गया। फिर अगला दिन ए काम करेगा तो 2 यूनिट काम कर देगा, 11 काम हो जाएगा। अब तो शेष 5 ही काम करना है। अगर ये तीनों आता है तो 7 यूनिट काम कर देता है एक ही दिन में। तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 3 सही 5/7 दिन, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 26/7 दिन आंसर। क्लियर है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, 16 से विभाज्य नहीं है। तो 16 से विभाज्य होने का क्या होता है, नियम क्या होता है कि लास्ट 4 को डिजिट जो है ना, ये 16 से कटना चाहिए। अगर लास्ट 4 डिजिट 16 से नहीं कट रहा है तो आपको वो विभाज्य नहीं है। तो हमको चलिए उतना भी करने की कोई जरूरत नहीं है। 16 4 इंटू 4 होता है, तो आप 4 से ही देख लीजिए ना। देखिए 4 से जो कटने का क्या नियम है, लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से कटना चाहिए। तो ये कट जा रहा है 4 से, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, और ये 26 जो है 4 से नहीं कटेगा। तो यानी कि ये ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। कह रहा है कि 16 से विभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 16,826 जो है 16 से विभाजित नहीं है। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले।
कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। कुल मतों की संख्या जो है 17,500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी? क्लियर है? तो मान के चलिए कि आपका जो टोटल मत जो था 100 था। फोन आ रहा है क्या किसी का? अच्छा जाइए बाहर बात कीजिए। ठीक है, तो आपका टोटल मत कितना था? 100 मत था, और 100 मत में जो था 18% अवैध है, तो 18% आपका अवैध है। ठीक है, तो वैध आपका कितना हो जाएगा? 82। अगर मैंने 100 मान लिया टोटल वोट, और 18% अवैध है, तो आपका 18 अवैध हो गया। 100 का 18% निकालिएगा तो 18 अवैध है, तो वैध आपका कितना हो जाएगा? 82 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, यानी कि 82 अगर आपका वैध मत था, तो 48 मत जो है मिला। ठीक है, इसका 48% मिला। अगर जीतने वाले को मिला होगा, ठीक है, चलिए ये जीता है कि हारा है, ये क्वेश्चंस मैंने दिया है। कुल वैध मतों को, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या इतनी थी, तो दूसरे उम्मीदवार को कितनी वैध मतों की संख्या मिली? अगर इसको 48% एक को मिला, तो इसको कितना मिला होगा? 52%। ये समझ में आ रहा है डायग्राम? अब क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी? क्लियर है? यानी कि आपका जो यहाँ पे दे रहा है टोटल जो कुल मतों की संख्या कितनी है, यहाँ पे हमने माना है 100, और 100 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 17,500, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 175। क्लियर है? तो पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी? तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है? 52%। किसका 52? 82 का 52%। तो 82 का 52% का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप मल्टीप्लाई कीजिए, 175 इंटू 82 इंटू 52 बटा में 100 करिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए, डिजिटल सम से हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 8 2 10, एक आएगा, और 7 5 12 1 13, यानी कि 4 7 चौका 28। 28 का मतलब यूनिट डिजिटल सम कितना हो जाएगा? एक आएगा। अब एक देख लेते हैं डिजिटल सम किसका है। देखते हैं ऑप्शन सी, 6 2 8 8 4 12, और 12 7 19। 19 का मतलब 1 और प्लस 9 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये भी चेक कर लेते हैं, 7 5 12 12 1 13 2 15, इसका 5 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 3 8 8 4 12 और 1 13, 13 का मतलब 4, ये भी नहीं होगा। और 7 5 12 12 8 20, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऐसे इसको आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1,50,000 रुपए का ऋण लिया। कोई आदमी है, 1,50,000 रुपए का ऋण लिया, और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। इसका भुगतान समान वार्षिक किस्तों में किया जाना चाहिए। किस्त वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि हर साल जो है किस्त जो दे रहा है, समान किस्त दे रहा है, और किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। समान वार्षिक किस्त का मान ज्ञात करें। दशमलव के बाद 2 स्थानों को पूर्णांकित। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, और 12/1/2023 के चौथे शिफ्ट में। क्लियर है? तो किस्त वाला क्वेश्चंस कल भी मैंने डिस्कस किया था आपको, और बताया था कि यहाँ पे देखिए, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त वाला क्वेश्चन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप ध्यान दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दिया हुआ? वो ये दिया हुआ 10%। 10% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/10, यानी 10 रुपया आपकी मूलधन है, 10 रुपया आपने किसी से लिया है, तो 1 रुपया आप एक्स्ट्रा, यानी 11 रुपया। तो अगर 1 साल की बात होती तो 10 से 11, और 2 साल, दूसरे साल जो है इसका स्क्वायर कर देंगे तो 100 से 121। लेकिन ये आपका मूलधन है, और ये आपका प्रत्येक साल बराबर किस्त दे रहा है। तो पहले तो इसको हम बराबर करेंगे, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 121 है, तो बराबर करने के लिए इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 121 हो जाएगा, और ये भी 121 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 110, और ये 100। तो टोटल मूलधन कितना हो जाएगा? 110 और प्लस 100 कीजिएगा तो 210। ठीक है, और 210 का ही वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में कितना? 1,50,000। तो पूछ रहा है कि किस्त का वैल्यू क्या होगा? प्रत्येक समान किस्त का वैल्यू, तो किस्त का वैल्यू कितना है? 121। तो 121 का वैल्यू आप निकाल दीजिए, 1,50,000 और बटा में 210 और इंटू 121 कर दीजिए।
आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 आप काट दीजिए और 15 से 121 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, देखिए हम करते हैं। 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5, हाथ में लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31, हाथ में लगा 3, 15 और 3 15, 16 17 18, ठीक है। और कितना जीरो है, 2 जीरो है और 21, क्लियर। तो 21 इंटू कितना करें, 8 मर्थ में काटिएगा, चूंकि सब में तो 8 ही है तो 8 मर्थ में काट के देखते हैं। 21 इंटू 8 कितना हो जाएगा बाबू, 21 इंटू 8 होगा आपका 8 दूनी 16, 168, ठीक है। तो 8 168, 69 70, 2 11 और 2 13, 135, यानी कि 6 मर्थ में कटेगा। तो इसके बाद फिर ऑप्शन नंबर देखिए, यहीं पे ए पता चल गया कि 8 6, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 428.57 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा सही तरीके से, है ना। अब यहाँ पे आपको मैच करिए, यहाँ पे ज्यादा काटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही 8 मिनट में कटाए, इसके बाद 6 मिनट में कटाएगा तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपकी राइट हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे कि एक व्यापारी को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है। यदि कोई छूट न देकर के वह वस्तु अंकित मूल्य पर ही बेची जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, ये प्रॉफिट और लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे मिलती है, ठीक है। क्रय मूल्य पर डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, क्योंकि क्रय मूल्य तो जो सामान खरीदने आ रहा है उसको थोड़े पता है कि वस्तु है कितनी की खरीदी हुई है, ये तो सिर्फ दुकानदार को पता है। तो जब भी डिस्काउंट की बात आती है तो वो हमेशा किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे मिलती है, क्लियर है। और प्रॉफिट लॉस की जो बात होती है वो किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। बात आ रही समझ में। अभी नहीं कि आप 100 रुपया के खरीद के लाए हो और 1000 रुपया लिख दिए हो, तो आप बेच दिए 800 रुपया में, तो कहोगे कि हमको 200 रुपया का लॉस हो गया, क्योंकि आपने बढ़ा के लिखा है। आप 100 में कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखिए। मान के चलिए कि आपका एमपी जो है ये अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, और उसमें 20% की छूट दे रहे हैं बाबू। तो 20% छूट का मतलब होता है कि जितनी अंकित मूल्य है उसके 80% पे आप सामान को दे रहे हैं। एकदम बेसिक से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंकित मूल्य का 80% जो होगा ना, ये आपका विक्रय मूल्य होगा, यानी सेलिंग प्राइस होगा। ये समझ में आ रही है। लेकिन अब आपका जो जो सीपी था, क्रय मूल्य के 12% का लाभ हो रहा है। 12% का लाभ मतलब आपने जितना में क्रय किया है उसके 112% पे बेच रहे हैं, है ना। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। मान लेते हैं कि अगर क्रय मूल्य 100 है और 12% का लाभ हो रहा है, दैट मीन्स 112%, 112 में आप सेल कर रहे हैं। तो सीपी अगर आपका है, सीपी और 12% का लाभ हो रहा है, यानी इसके 112% पे आप बेच रहे हैं। ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। 100 से 100 काट देंगे, ठीक है। तो आपका एमपी और बटा में सीपी अगर रेशियो निकालिएगा, सीपी को इधर रखिएगा तो 112 बटा में 80 आ जाएगा, है ना। यानी कि आपने खरीदा है 80 रुपया में और बेच रहे हैं कितना में, 112 में। ये चीज समझ में आ रहा है। 80 रुपया में आपने खरीदा है और बेच नहीं रहा है, ये एमपी है, यानी कि अंकित कर दिया 112 रुपया में, ठीक है। सेलिंग प्राइस नहीं है बाबू, सॉरी। यहाँ पे एमपी का मतलब कि अंकित प्राइस है, ठीक है। आपने मार्क्स कर दिया है, अंकित मूल्य है। अब कह रहा है कि यदि कोई छूट न देकर के वह वस्तु अंकित मूल्य पर ही बेची जाए। अब इसको दुकानदार को क्या हो जाता है, लालच हो जा रहा है। अब बोल रहा है कि भाई हम 112 तो रुपया तो लिख दिए हैं, अब हम कोई छूट उट नहीं देंगे, ठीक है। जितना मेरा अंकित है हम उसी पे बेचेंगे। तो ये खरीदा है 80 रुपया में और अंकित कर दिया है 112 में, और कह रहा है कि इसमें हम कोई छूट देंगे ही नहीं। तो अब इसको कितना प्रॉफिट होगा ये आपको बताना है। तो अब देखिए कि कितना बढ़ा के लिखा है बाबू, 80 से 112 कितना बढ़ा के लिखा है, 32, ठीक है। 32 बढ़ा के लिखा है। 32 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, और किस पे प्रॉफिट हो रहा है, 80 पे, ठीक है। और इंटू 100% निकालने के लिए करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौके 32, 4 मर्थ में कटेगा, यानी कि इसको 40% का जो है बाबू ये प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एक त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, यानी त्रिभुज जो है, दो भुजा बराबर है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जिसकी दो भुजा बराबर है, अगर मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है बाबू, और ये भुजा बराबर है, और इसको हम अगर x मान लेते हैं, तो कह रहा है कि तीसरी भुजा इनमें से किसी भी भुजा के 1.5 गुनी है। अगर इसको 1 माने है तो 1.5x हो जाएगा। यदि त्रिभुज का परिमाप कितना है, 14 है,
यहाँ पे परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, यानी x x और 1.5x तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? हाँ, 3.5x। आप कह रहे हैं कि परिमिति 3.5x इधर आ रही है और क्वेश्चन में कह रहा है 14 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 बटा में 3.5 करेंगे और पॉइंट इधर हटाएंगे तो ऊपर में 100 10। ठीक है, तो 7 मर्द में 7 दूनी 14 और 7 पाँचे 35 और ये, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ जाएगा। ये 4 आ गया, ये 4 आ गया और ये कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा ना बाबू, हाँ? तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना है? बेस हम मान लेते हैं 6 है और हाइट कितना है बाबू? ये आपका 4 है और ये मान के चलिए कि 6 है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि शीर्ष से अगर इस पे लंब डालिएगा तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। क्लियर है, सबको पता होगा। तो ये 6 है अगर पूरा, तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा बाबू, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आप निकालिएगा तो क्या होता है? रूट अंडर हाइपोटेनस यानी कि 4a² माइनस 3a²। ठीक है, तो 16 में से 9 कटेगा तो √7 आ जाएगा। ठीक है, यानी हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा? √7। तो √7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आंसर? 3√7। 3√7 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सबको समझ में आ रहा है चीजें? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है कि एक 3 उम्मीदवार है ए बी सी के बीच में एक चुनाव पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया और सभी मत वैध थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले और बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्याओं के बीच में अंतर 10,000 है। यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, ये फाइंड आउट करना है आपको। आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं में से ए बी सी के बीच में 80% मतदान किया। ठीक है, मतलब अगर 100% अगर सूची में नाम था सबका पंजीकृत सूची में, तो उसका 80% नहीं मतदान किया है। ठीक है, 20% जो है मतदान किया ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं ए है, बी है और ये सी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बी को सी से 10% अधिक मत मिले। अगर इसको 100 मिल रहा है बाबू, तो इसको 10% अधिक यानी 110 मिल रहा है। क्लियर? अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मिल रहा है। इसको कम मिल रहा है तो यानी इसको मिला होगा कितना? 220। क्लियर? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और सी द्वारा हासिल किए मतों की संख्याओं के बीच में अंतर 10,000 है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 10,000 है और यहाँ पे कितना का अंतर है? 10। तो 10 का वैल्यू कितना? 10,000। तो एक का वैल्यू कितना? 1,000। यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं। एक का वैल्यू 1,000 यानी सी को मिला है कितना? 1,000 इसमें कर दीजिए तो 1,00,000 इसको मिल गया और इसमें 3 जीरो और बढ़ा दीजिए और ए को मिल जाएगा आपको 2,20,000, इसको 1,10,000 और इसको 1,00,000 मिला मतदान। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया बाबू? 2,00,000 और 3 4 4,30,000 नहीं, 4,30,000 टोटल हुआ ना। 2,20,000 है, 1,10,000 है और 1,00,000 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4,30,000। 4,30,000 टोटल तीनों को मिला। लेकिन ये जो वैल्यू है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है? मतलब पंजीकृत मतदाताओं की सूची अगर 100% था, 100 था, तो उसका 80% ही मतदाता मत तीनों को मिला है। तो तीनों को मिला करके इतना भी मत मिला है, तो ये 80% का वैल्यू है बाबू। 80% का या फिर 80 का वैल्यू है आपका 4,30,000। ठीक है, तो 100 का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लीजिए, बटा में 80 कर दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए कि 0 से 0 काट दीजिए। 8 को आप 4 इंटू 2 लिखिएगा ना, तो 4 से काटिएगा तो 25 चौके 100 और 2 से इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 एकम 2 5 दूनी 10, 2 जीरो और कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा 215 को
215 को 225 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो यूनिट डिजिट 25 पाँचे 125, ठीक है। 25 पाँचे 125, 2 जीरो है तो 2 जीरो हम बैठा देते हैं। 25 पाँचे 125 ना, तो हाथ में लगा 12 लगा ना, और 25 और 12 कितना हो जाएगा 37। तो 7 लिखिए, हाथ में लगा कितना 3 3, और 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 3, तो ये इतना आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा और एक को 10% के लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेच दिया। एक को 10% के लाभ पर बेच रहा है, प्रॉफिट पे, और दूसरे को 5% की हानि पर बेच रहा है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का हो जाएगा बाबू? 15% का। हाँ, अरे इधर लाभ हो रहा है और इधर हानि हो रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या? दोनों को ऐड कर देंगे ना। तो 15 का मान लीजिए, और यदि विक्रय मूल्य के बीच में अंतर कितना है 60, तो 15 का वैल्यू 60, तो एक का वैल्यू कितना 4, तो एक का वैल्यू 4, तो 100 का वैल्यू कितना 400। तो कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग कितना है? तो दोनों का क्रय मूल्य का योग पूछ रहा है, तो एक का 100 तो दूसरे का भी 100 यानी 200, 200 का वैल्यू कितना हो जाएगा 800। नहीं, 15% का वैल्यू यहाँ पे आ गया आपका कितना बाबू 60 आ गया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। तो एक का 100%, दूसरे का भी 100%, तो 400 400 800 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है कि 550 मीटर और 650 मीटर की लंबाई वाले दो ट्रेनों क्रमशः इतना और इतना 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समानांतर चल रही है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर गई? तो मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन बताया कि जब भी आप विपरीत दिशा में चल रहा है तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? ऐड हो जाता है ना। तो कह रहा है कि दूसरे को पार करने में कितना का टाइमिंग लगाएगा, तो दूरी इक्वल टू क्या होता है? दूरी कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, 550 और 650 कितना हो जाएगा? 1200, ठीक है ना। ये मीटर में ही आंसर दे रहा है, मीटर में है, और आपसे फाइंड आउट कर रहा है, सेकंड में पूछ रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम आपका होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के दोनों को ऐड कर देंगे, 40 को और 68 को, तो आपका कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। लेकिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे बाबू? कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से। बता नहीं रहे हो जी आप लोग, 5/18 से। और यहाँ पे टाइम आपको फाइंड आउट करना है, तो टी से मल्टीप्लाई कीजिए, यही टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। 9 से काटिए ना, 9 दूनी 18, इसको 9 से काटिएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यह 6, तो 6×5 = 30, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200/30, दैट मीन्स 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है कि एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, और जब वह रुकती है तो समान दूरी को 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जब वो रुक रुक के चल रही है, ठीक है, आराम आराम से, जैसे आप लोग आराम आराम करके पढ़ाई करते हैं ना, तो उसी तरह से ट्रेन भी है, आराम आराम से चल रहा है, कहीं पे रुक रहा है चाय नाश्ता पानी करने के लिए। तो ये कह रहा है कि एवरेज जो इसकी स्पीड है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो कहीं नहीं रुक रहा है। जो सिंसियर स्टूडेंट होता है ना, कहीं नहीं रुकता, लगातार पढ़ाई करता है, तो वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो कह रहा है कि वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? यदि समान दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, तो वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट मेथड बता रहे हैं आपको ट्रिक। आप क्या कीजिएगा कि दोनों का डिफरेंस ऊपर में लिखिएगा, दैट मीन्स 75 का और 65 का कितना हो जाएगा 10, और बटा में 75 कर दीजिएगा, जो बड़ा वाला नंबर रहेगा ना 65 में और 75 में, 75 से डिवाइड कर दीजिएगा और इंटू 60 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 15×5 = 75, 15×4 = 60, ठीक है, यानी कि 8 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में बताया, ये शॉर्ट मेथड आपको बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस और बटा में जो बड़ा संख्या होगा 75 को नीचे कर दीजिएगा और 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपकी आ जाएगी 8 मिनट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। डी दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है 8 मिनट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इस टाइप का क्वेश्चन कल के भी क्लास में मैंने बताया था, पिछले सेट में भी सेम क्वेश्चन आया था, और वहां पे भी मैंने 3 से 4 मेथड आपको डिस्कस किया था, और यहाँ पे भी बताते हैं। कह रहा है कि 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है, तो परिणामी
संख्या समानुपाती हो जाता है तो घटाई गई संख्या क्या होगी? समानुपात का मतलब क्या? अगर आपका ए, बी, सी और डी समानुपात है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बाई बी ये बराबर है सी बाई डी के। क्लियर? तो अगर कह रहा है कि क्या घटाया जाए, तो मान लेते हैं कि x घटाया जा रहा है, तो 7 माइनस एक्स और बटा में 9 माइनस एक्स, ये बराबर हो जाएगा कितना? 11 माइनस एक्स और बटा में 15 माइनस एक्स। क्लियर? अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वहां से फिर आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। चीजें तो आप समझ पा रहे हैं, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, आपको हम एक शॉर्ट मेथड बताते हैं। आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। देखिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जो है कितना है? 7 है, 9 है, 11 है और 15 है। तो मान के चलिए कि ए, बी, सी और डी है, तो फॉर्मूला होता है ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी और बटा में ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए इंटू डी कीजिएगा तो 15 साथ कितना हो जाएगा? 105, 105 और बी इंटू सी कीजिएगा तो 11 नवा 99 और ए प्लस डी 15 और 7 कितना हो जाएगा बाबू? 22 हो जाएगा और बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 11 और 9 20, 20। तो आपका नीचे में हो जाएगा 2 और ऊपर में हो जाएगा कितना? 6, 6 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और भी बहुत सारा मेथड है, हिट एंड ट्रायल से भी आप बना सकते थे। जैसे कि मान के चलिए कि हम ऑप्शन से ही बनाते हैं, तो ऑप्शन से बनाइएगा तो 7 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? ऊपर में 4 और 9 में से 3 घटाइएगा तो 6 और इधर 11 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और 15 में से 3 घटाइएगा तो 12। देखिए तो दोनों बराबर आ रहा है। 8 छक 48, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 8 छक 48 और 12 चौके 48 बराबर आ रहा है, 48 बराबर 48, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर? चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि लारा ने एक बैंक में 8,000 रुपए की राशि जमा की है, जिस पर उसे छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाना है। यानी कंपाउंडिंग जो हो रहा है ना बाबू, वो छमाही किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रेट इंटरेस्ट जो दे रहा है ना 10% वार्षिक रुपया दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि 18 महीने के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले मेरा काम हो रहा है कि कंपाउंडिंग जितने समय के बाद हो रहा है, अगर कंपाउंडिंग अगर आपकी छमाही हो रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले छमाही में कन्वर्ट करेंगे और टाइम को भी छमाही में देखेंगे। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका 10% है, तो ये 10% क्या है? वार्षिक है। क्लियर है बाबू? वार्षिक है, तो 5% आपकी हो जाएगी कितनी? छमाही। और टाइम कितना हो जाएगा? टाइम आपका हो जाएगा कितना? 18 महीने कह रहा है, तो 3 छमाही हो जाएगा। ये सब देखिए समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, एग्जाम में इतना डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप फास्ट प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, तो ये सब चीजों को फास्ट कर पाइएगा। अब देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/20 होता है। तो 20 से 1 बढ़ रहा है, 20 अगर मूलधन था तो 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21। ठीक है, इधर का इधर मल्टीप्लाई और इधर का इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8,000 हो जाएगा और 21 इंटू 21 इंटू 21 कितना होता है? जल्दी से आप लोग बताइए। 9,261 होता है। क्लियर? तो कह रहा है कि लारा ने एक बैंक में 8,000 रुपया की राशि जमा की और यहाँ पे कितना? 8,000 है, 8,000 का वैल्यू 8,000, तो ये आपका 3 साल के बाद मिश्रधन होगा। 9,261 का वैल्यू कितना? 9,261। यही पूछ रहा था कि 18 महीने के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, तो 9,261 रुपया। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्स जो है एक वस्तु पर 12% और 8% की दो क्रमिक छूट दे रहा है। ठीक है, आपने कोई जींस खरीदने के लिए गया और दुकानदार बोला कि 12% का छूट देंगे और फिर 8% का छूट देंगे। ठीक है, तो छूट निकालने के लिए बहुत सारे मेथड मैंने बताया आपको, ये भी फॉर्मूला भी बताया है, रेशियो से भी बताया है। और एक बार कह रहा है कि नहीं बाबू, जबकि वाई जो समान वस्तु पर, मतलब सेम जो वस्तु आप ले रहे थे उसी वस्तु पे कह रहा है कि सिर्फ एक छूट देंगे, फ्लैट छूट करने का मतलब सिर्फ एक लौता छूट देंगे। कितना का? 20% का। तो कह रहा है कि एक्स और वाई द्वारा दी गई छूट के बीच का अंतर कितना है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना? एक आदमी बोल रहा है कि नहीं, सिर्फ हम कितना का देंगे? एक ही छूट देंगे, 20% का, 20% का छूट देंगे। और एक बोल रहा है कि हम दो क्रमिक छूट देंगे, 12 का और 8 का। तो 12 और 8 का छूट अगर दे रहा है तो इक्विवेलेंट छूट आप कैसे निकालते हो? 12 और 8 20, 20 में से घटाइएगा कितना? 12 इंटू 8 बटा में 100, 12 8 96, यानी 0.96, है ना? ये इकलौता 20% का छूट दे रहा है और ये 12
और 8% का 2 छूट दे रहा है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ते हैं 12 + 8 और माइनस 12 × 8 और बटा में 100। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 0.96। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 0.96% का, यही आपसे पूछ रहा है। क्लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में आपको प्रीवियस ईयर ही डिस्कशन कराएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।